गाइस, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आज अपन लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं। कल अपन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। और हमारा वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस, जिससे हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। हम तो अपना 100% देते हैं गाइस, जितना हमसे हो सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी पढ़ाएं बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल मतलब जो आपकी NCERT है एक एक चीज़ आपको बताएं। अब आप लोग मैसेज करके बताइए क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं, बहुत बात हो गई। देखिए अपन यहाँ तक पढ़ लिए थे, यहाँ तक पढ़ लिए थे कि कितना 2 8 18 32 इस प्रकार से क्या है अपन परमाणुओं में जो है तो इलेक्ट्रॉन भरने का प्रोसेस है, जो आपका KLMN क्या होता है, कक्षा होती है। अब देखिए हाइड्रोजन का जो है तो एक इलेक्ट्रॉन एक होता है परमाणु क्रमांक, यानी कि इनके जो आपके परमाणु जो एटम्स आपके दिए हुए हैं इनके क्या होते हैं, जो परमाणु क्रमांक होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं, वही क्या है इसमें जो है तो भरा जाता है कक्षा में। तो आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो तो पता होना चाहिए, आपके जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन है तो उसका 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरान का 5 है, आपका कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, आपका ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियान का 10 है। फिर इसके बाद सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्युमिनियम का 13 है, सिलिकॉन का 14 है, फास्फोरस का 15 है, सल्फर का 16 है, क्लोरीन का 17 है और आर्गन का 18 है, पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है। इस प्रकार आप लोग जो है तो क्या है 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास तत्वों के जरूर याद करिए। बिल्कुल ये सोचना नहीं है कि हमको ये नहीं आता, बिल्कुल 100% ये सोचिए कि हमें ये आना चाहिए और आएगा। अब बस एक पेज उठाइए और जल्दी से लिख लीजिए, लिख के जहाँ आप लेटते हैं वहीं पर चिपका लीजिए। और उसको जो है तो आप सोने से पहले देखिए और जब उठते हैं तो सबसे पहले उसी को देखिए। मोबाइल बाद में देखना है, ठीक है ना गाइज? सबसे पहले देखना उसको, इसके बाद जब याद हो जाए आपको तो फिर कुछ वहाँ पर दूसरा चीज़ लिख के लगा लेना। क्योंकि इस प्रकार पढ़ने से जो है ना तो अपने को बिल्कुल मतलब जो हम पढ़ेंगे बिल्कुल हमको 100% याद रहेगा। हाँ, आपसे कोई पूछ लिया मैग्नीशियम के क्या है आपका जो है तो आपको ये परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या है, आप क्या बताएंगे? जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम का 12 है और आप इसका परमाणु भार जो है आपका तो 24 है। इस प्रकार से सोडियम का जैसे 11 है परमाणु क्रमांक, आपका परमाणु भार जो है तो 23 है। इस प्रकार से सब, एल्युमिनियम का 13 है, परमाणु भार जो है तो 27 है। गाइस ये हम इसको क्लास 9th में पहले भी शॉर्ट्स में डाल चुके हैं। 1 से 30 तक का आप एलिमेंट्स जरूर देखिए। 1 से 30 तक है तो आप 20 तक तो याद ही कर लीजिए, नहीं तो 30 तक कर लीजिए तो और बढ़िया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका देखिए इसमें हीलियम का हो गया, हीलियम का कितना होता है आपका जो है तो 2 होता है। जब 2 होता है तो इसके एल कोष में कितने जो है तो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 भरे जाएंगे। फिर लिथियम का कितना है, 3 होता है। तो आपका के कोष में KLMN, तो देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है एक ही कक्षक है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। के जो है तो और फर्स्ट जैसे के में क्या कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एल में कितने भरे जाएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर एम में कितने भरे जाएंगे, 18 भरे जाएंगे। फिर एन में कितने भरे जाएंगे, 32 भरे जाएंगे। इस प्रकार फिर बेरिलियम का कितना होता है, 4 होता है। तो देखिए के जो है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 है। कितने बचे उसके पास, 2। तो फिर आपके एल में कितने हो गए, 2 हो गए। इसी प्रकार बोरान का कितना होता है, 5 होता है। तो इसके के कोष में कितने हो गए, 2 हो गए। एल में कितने हो गए, 3 हो गए। इसी प्रकार कार्बन में जो है तो के में 2 हो गया और इसका 6 होता है। तो 72 कोष में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन का देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आपका के कोष में हो गया, एल में कितने हो गए आपके, 5 हो गए। फिर इसके बाद ऑक्सीजन का देखिए तो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन के कोष में हो गए, एल में कितने हो गए, 6 हो गए। फ्लोरीन का जो है तो 2 इलेक्ट्रॉन के कोष में हो गए, एल कोष में कितने हो गए आपके, 7 हो गए। नियान का कितना होता है, 10 होता है। तो आपका के कोष में कितना हो गया, के कक्षा में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद कितने बचे, 8 हो गए। इसका अष्टक कंप्लीट है, इसलिए जो है तो नियान क्या है, अक्रिय गैस है। जिसका अष्टक कंप्लीट है वो किस में जाता है, अक्रिय गैस में जाता है। जैसे हीलियम हो गया आपका, नियान हो गया। फिर सोडियम का देखिए तो सोडियम का कितना है, 11 है। अब 11 आ गया तो KLM 3 कक्षा आ गए, इसमें 3 कक्षा आ गए। तो के में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एम में कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार कितना हो गया, 11 हो गए।
फिर इसके बाद मैग्नीशियम में कितना होता है, 12 होता है। के में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2 हैं। फिर आपके एल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, क्योंकि अपन जो इधर ये रूल्स पढ़े हैं ना के एल एम एन का, 2 8 18 32, उसी के अकॉर्डिंग इसको जो है तो फिल करना होगा। एल्युमिनियम का कितना है, 13 है। 13 है तो आपका के कक्षा में कितना हो गया, 2 हो गया। फिर इसके बाद 8 हो गया, कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपके कितने हो गए, जो के एल एम एम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 हो गए। अब एल्युमिनियम की अगर संयोजकता पूछे, देखिए किसी भी तत्व की संयोजकता पूछे तो जो इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही इन तत्वों की क्या है, संयोजकता है। फिर इस प्रकार सिलिकॉन का देखिए, सिलिकॉन का कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो 2 हो गया के में, एल में हो गया आपका 8, और इसके बाद 4 हो गए इसके बाह्यतम कोश में, जो इसका हो गया ये एम हो गया, एम कक्षा हो गई। पी फास्फोरस है, फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। तो देखिए के में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और आपका के एल एम एम में कितने हो गए आपके, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर क्या बचा आपका सल्फर, सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 16 है। 16 है तो 2 हो गया, 8 हो गया, कितना बाहर बचे, 6 हो गया। इस प्रकार से के एल एम में भरते हैं। क्लोरीन का कितना है, 17 है। तो के में कितने हो गए, 2 हो गए, एल में कितने हो गए, 8 हो गए, एम में कितने हो गए, 7 हो गए। आर्गन का कितना हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया। बाहर बाह्यतम कोश में कितने हो गया, 8 हो गया। आर्गन जो है तो ये भी क्या हो गया, अक्रिय गैस हो गया, क्योंकि देखिए 2 8 8 18 हो गया, मतलब 2 हो गया पहले, फिर 8 हो गया, कितना हो गया, 10। फिर सबसे फिर कितना, 18 है इसका परमाणु क्रमांक। तो बाह्यतम कोश में फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गया। 8 हो गया तो क्या हो गया, अक्रिय गैस हो गया, क्योंकि इसका जो है तो पूर्ण रूप से जो है तो इसके जो है तो भरा हुआ है। क्या होता है, 2 8 18 तो भरा है, लेकिन ये अष्टक कंप्लीट होना चाहिए। अगर अष्टक नहीं है कंप्लीट, अगर मान लीजिए जैसे आपका जैसे सल्फर ही है, अगर ये अपना अष्टक कंप्लीट ना कर पाता तो इसका इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में नहीं जाता। कोई भी तत्व है, अगर इसका अष्टक कंप्लीट है तभी ये बाह्यतम कोश में जाएगा, नहीं तो अपना अष्टक कंप्लीट करेगा, उसके बाद जो है तो ये अगले कक्षा में जाएगा। गाइज अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी मैं खुद भी ये चाहती हूँ आप लोग एक बार पढ़ें तो एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाए, इसीलिए हम जो है तो इतना अच्छे से बताने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। अब देखिए पहले 18 तत्वों की परमाणुिक संरचना अपन देख लिए ना, 18 तत्वों के आर्गन तक का। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट तो कर लिए थे इसका, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। सबसे बाहरी कोश में थर्ड पॉइंट देखिए, किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना के व्यवस्था चित्र 4.4 में दिखाया गया है। अब 4.2 देखिए, स्थायी परमाणविक मॉडल तैयार करें तथा पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाएं। पहले 18 तत्वों के परमाणुओं की संयोजन सारणी 4.1 में दी गई है, 4.1 में दी गई है। फिर देखिए अपन इसको देखें, संयोजकता देखते हैं। 4.4 में संयोजकता देखते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं या कोशों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोरवरी स्कीम में हम जानते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों 8 से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी या बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग
करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसीलिए इनकी संयोजकता एक कही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है? यह क्रमशः 2 और 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में जो आप देखे थे Ke में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। एल्युमिनियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 थे। इसलिए जो है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी हो गई? 2 और 3, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 तथा एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसे 1 रोटी की आवश्यकता है थोड़ी देर के लिए, तो ये अपनी 7 रोटी क्यों देगा? किसी से उधार ना ले लेगा 1 रोटी और अपना खा के पेट भर लेगा। उसी प्रकार अष्टक कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास ही हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये किसी से ले लेगा और इस प्रकार से अपनी संयोजकता क्या करेगा? कंप्लीट कर लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है, अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब यह देखिए गाइज आपके 4.1 विभिन्न सेलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ पहले 18 तत्वों के परमाणुओं की संयोजकता है। आप देख लीजिए, इसमें तत्व दिया हुआ हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। 18 तक जो तत्व हैं इनका क्या दिया हुआ है? इनका परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, आपका परमाणु संख्या दी हुई है, प्रोटॉनों की संख्या दी हुई है, न्यूट्रॉनों की संख्या दी हुई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है और इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरना है इसका वर्णन किया हुआ है और संयोजकता दी हुई है कि किसकी कितनी संयोजकता है। अब हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु क्रमांक भी और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है तो आपका क्या है? 1-1 है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या है? न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन के पास क्या होता है? सिर्फ परमाणु की संख्या 1 है, प्रोटॉन की संख्या 1 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। इलेक्ट्रॉन भरने का वितरण जो है तो के कक्ष में कितना होगा? 1 होगा। संयोजकता कितनी होगी? 1 ही होगी। हीलियम का कितना है? 2 है और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है, क्योंकि जितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है तो क्या होता है? उसका द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है और के कक्ष में कितना भरा जाएगा? 2 भरा जाएगा, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर लिथियम का कितना है? 3 है। प्रोटॉनों की संख्या 3 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 4 है, आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3 है। फिर के कोष में 2 भरा जाएगा, एल कोष में 1 भरा जाएगा। इस प्रकार से इसकी संयोजकता लिथियम की क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बेरिलियम का 4 है और इसका प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 4 है। जो आपका परमाणु संख्या वही प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा, आपको न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5 है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है। आपका जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के क्या हैं? बराबर हैं। फिर देखिए आपका इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है तो किस प्रकार से हुआ? 4 है तो 2 और 2 हुआ, के में 2, एल में 2 हो गया। इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई। फिर देखिए इसके बाद बोरान आया। बोरान का कितना है? 5 है परमाणु संख्या, जो एटॉमिक नंबर है आपके। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 4 है आपकी। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5 है। फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है। फिर इसको इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्या है? 2 और 2 है। इस प्रकार से इसके जो संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई। बोरान का 5 है आपका, तो 5 5 और 6 और 5, फिर इसके बाद 2 और 3, इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई। अगर ये नहीं समझ में आ गया ना, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इसको फिर से मतलब एक बार फिर से रिकॉर्डिंग करके सिर्फ इसी बस को डाल देंगे। अभी अपन पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन का जो है तो परमाणु संख्या 6 है,
प्रोटॉनों की संख्या 6 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, और इसको किस तरह से भरा जाएगा 2 और 4, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। नाइट्रोजन का 7 है तो इसके परमाणु संख्या 7 है, और प्रोटॉनों की संख्या 7 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। जब इसे भरेंगे तो 2 और 5, तो इसके बाह्यतम कोश में की संयोजकता कितनी हो गई 3 हो गई, क्योंकि इसको अष्टक कंप्लीट करने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए संयोजकता हो जाएगी 3। ऑक्सीजन का कितना है 8 है। फिर इसके जो है तो परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई। इसको जब भरेंगे तो किस प्रकार से 2 और 6 भरेंगे, और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 2 को। फ्लोरीन का 9 है, 9 में कितना 9 और 10 जो है तो, और फिर 9 मतलब इसका परमाणु संख्या 9 है, और इसके जो है तो प्रोटॉनों की संख्या 9 है आपके। फिर न्यूट्रॉनों की संख्या 10 है, इसके बाद जो है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 है, और इस प्रकार से 2 और 7, इसकी संयोजकता कितनी हो गई 1, क्योंकि इसको 7 अष्टक कंप्लीट करने को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। नियान की हो गई 10, और जो है तो प्रोटॉन परमाणु क्रमांक इसका हो गया, न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, सभी का कितना है 10, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु संख्या। तो इस प्रकार से इसको 2 और 8, इसकी जो है संयोजकता कितनी हो गई 0 हो गई। सोडियम की कितनी है 11, तो 11 जो है तो परमाणु इसके जो है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है तो 12 है, इलेक्ट्रॉन 11 है, परमाणु क्रमांक 11 है, प्रोटॉन की संख्या 11 है। इस प्रकार से इसे कैसे भरेंगे 2 8 1, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन का अष्टक कंप्लीट करने की जरूरत है 2, तो इसको कितना चाहिए 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 1 इसके बाह्यतम कोश में है। मैग्नीशियम का कितना है 12 है, तो इसे कितना चाहिए अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 2 8 2 है, तो इसको कितना चाहिए 2 चाहिए, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई 2 हो गई, क्योंकि ये कंप्लीट है, बाह्यतम कोश में 2 है। मतलब इस तरह से होना चाहिए, जब इसके 2 8 2 है तो इसे किसी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, 2 है तो इसकी संयोजकता 2 हो गई। एल्यूमिनियम का 13 है, 14 है, 13 है, और 2 8 3, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई 3 हो गई। फिर सिलिकॉन का कितना है 14 14 14, इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु संख्या सब कितना है 14, तो 2 8 4 हो गया। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 हो गए। फास्फोरस का 15 है, 15 है परमाणु क्रमांक इसका, और प्रोटॉनों की संख्या 15 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है। इस प्रकार से 2 8 5 हो गया, और इसके बाह्यतम कोश में किस तरह से भरा जाएगा 3 और 5 भरा जाएगा, क्योंकि 5 पहले से है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए इसका जो है तो संयोजकता कितना हो गई, इसकी संयोजकता कितनी हो गई 3 हो गई, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उसमें उपस्थित है। चाहिए कितना 3 ही चाहिए, संयोजकता कितनी हो गई 3 हो गई। फिर सल्फर का 16 है, 16 हो गया, इसका परमाणु क्रमांक हो गया। फिर प्रोटॉनों की संख्या हो गई, न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 2 8 6, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 चाहिए अष्टक कंप्लीट करने, संयोजकता हो गई 2। क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का 17 है, और 17 है तो इसका जो है तो परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन कितना है 18 है, और इसका जो है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है। इस प्रकार से 2 8 7 हो गया, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता अष्टक कंप्लीट करने के लिए, इसलिए कितना हो गया इसका 1 हो गई संयोजकता। आर्गन में कितना 18 है, तो 2 8 18, इस प्रकार से भरेंगे, इसलिए इसके बाह्यतम कक्ष में क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई 0 हो गई। इस प्रकार से इसे जो है तो भरने का प्रोसेस है। अगर इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता गाइस, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि जब कमेंट करेंगे तभी हम इसे फिर से बताएंगे। बाकी हम अगर नहीं करेंगे तो फिर हमको यह लगेगा गाइज कि आप लोगों को सब समझ में आता है, इसलिए नहीं किए हैं। अष्टक 8 में से 7 घटा करके प्राप्त की जाती है। पहले तत्वों की संयोजकता सारणी 4.1 के अंतिम स्तंभ में दी गई है। देखिए अब किस प्रकार से 8 से 7 घटाकर, मतलब ये है कि जैसे क्लोरीन की संयोजकता पता करना कि कितनी है आपको, तो क्या करेंगे, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है 7 चाहिए, कितना 8 चाहिए, 8 में 7 माइनस कर देंगे, संयोजकता आ जाएगी 1, मतलब आपको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए उसकी संयोजकता कितनी हो गई 1 हो गई क्लोरीन की।
फिर ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार से किया जा सकता है। इस परिकलन में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। पहले 18 तत्वों की संयोजकता 4.1 के अंतिम स्तंभ में दी गई है। ये जो अपन ये देखिए, ये क्या है? संयोजकता दी गई है। इलेक्ट्रॉनों का वितरण दिया हुआ है आपका। प्रोटॉन परमाणु संख्या दी हुई है, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है। ठीक है ना गाइज। अब देखिए अपन आगे देखते हैं। 4.5 में परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या, हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे जेड के द्वारा दर्शाया जाता है, परमाणु संख्या को, यानी एटॉमिक नंबर को। आपके किसी भी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या जेड के समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए जेड बराबर 6 होता है। इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु कहते हैं। इस प्रकार प्रोटॉनों की आपका क्या है? इसी प्रकार कार्बन के लिए 6। इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या कहेंगे, यानी कि एटॉमिक नंबर कहेंगे। फिर अपन देखते हैं द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास क्या है आपका। एक परमाणु के अपरमाणुविक कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यावहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12 यूनिट है, क्योंकि इसमें जो है तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब इसके जो केंद्र में कितने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या है? न्यूट्रॉन होते हैं। 6 + 6 बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। ये क्या हो गया? इसका एटॉमिक मास हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गई। इसी प्रकार एल्युमिनियम का द्रव्यमान कितना है? 27 है, क्योंकि इसमें क्या है? 13 प्रोटॉन है प्लस 14 जो है तो इसके न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? आपका जो परमाणु भार होता है उसमें परमाणु क्रमांक आप घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या गाइज। ये चीज़ बिल्कुल नोट कर लीजिए, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है उसमें क्या करते हैं? आपका परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब द्रव्यमान किसे कहते हैं? देखिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होंगे आपका 14 + 13 कितना हो गया? 27। यही क्या हो गया? इसका द्रव्यमान हो गया। और जब न्यूट्रॉन निकालेंगे आप तो आपका जो द्रव्यमान मास दिया है उसमें क्या करेंगे? आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणुविक संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखेंगे, परमाणु संख्या नीचे लिखेंगे, तत्व का प्रतीक यहाँ पर लिखेंगे। फिर देखिए, उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को इस प्रकार से लिखा जाता है। नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या है, जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है 7 नीचे लिखेंगे और एटॉमिक मास क्या है? ऊपर लिखेंगे 14, जिसे जेड से ऊपर परमाणु द्रव्यमान संख्या को और एक्स को से जो है तो आपका एटॉमिक नंबर को, यानी कि संख्या को जो है तो दर्शाया जाता है। परमाणु संख्या को जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। परमाणु संख्या को आपका ये जेड जो है तो ये नीचे जो 7 है इसे किससे दर्शाएंगे? जेड से दर्शाएंगे। ये क्या बता रहा? परमाणु संख्या बता रहा। और जो परमाणु द्रव्यमान है इसे जो है तो एक्स से, इसमें नहीं दिया हुआ गाइज, पर इसी तरह से नीचे जेड रहेगा, ऊपर एक्स रहेगा। और जो है तो जो जेड रहेगा क्या रहेगा? आपका परमाणु संख्या रहेगा। जो एक्स रहेगा तो उसमें परमाणु भार रहेगा। इस प्रकार से इसे लिखा जाएगा। समस्थानिक इसका क्या है? 4.6 में प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। मतलब प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान है। जैसे आपका क्या रहता है? एक तो कैल्शियम हो गया और एक और है
कैल्शियम है, पोटेशियम है, कोई तत्व है गाइज, अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, हम देख के बताएंगे। जिसका द्रव्यमान संख्या क्या है आपका 40 है और परमाणु क्रमांक कितना है 20 है। इस प्रकार से जो है तो क्या है संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को लें, इसके 3 परमाणविक स्पीसीज होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का क्या क्या होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। यानी कि 1 क्या हो गया आपका प्रोटियम हो गया, फिर 1 और आपका परमाणु भार 2 है जिसका तो क्या हो गया ड्यूटेरियम हो गया। ट्राइटियम क्या है, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार जो है तो क्या है 3 है। इस प्रकार से ये क्या है आपका ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः अलग अलग है, 1, 2, 3 है। इस तरह के अन्य उदाहरण जैसे कार्बन का C6 और परमाणु भार 12 है और इसी प्रकार कार्बन का C6 और 14 है। इस प्रकार कार्बन के कितने समस्थानिक है, 2 हैं। क्लोरीन के कितने हैं, क्लोरीन के भी 2 हैं, 17 और 35 हैं और 17 और 35 हैं, 37 है। ये क्या है इनके समस्थानिक है जिनके परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार अलग अलग है। इन उदाहरणों के आधार पर इस समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण जो है तो अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35U और 37U जो कि 3:1 के अनुपात में होते हैं। यह प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। आइए इसका पता लगाएं। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो इनका जो है तो दोनों को निकालना पड़ेगा। जब दोनों को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 35.5 आ जाएगा। इसलिए जो है तो आपका क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 35.5 है। पहले तो ये था कि नहीं 2 समस्थानिक है, 37 है और 35 है, तो उसमें जो है तो किस प्रकार से इन्हें निकाला जाएगा। तो देखिए जैसे निकालते हैं इसको किस प्रकार से, तो देखिए ये किस प्रकार से 35 75/100 37 × 25/100। फिर इसके बाद क्या हुआ इनको, तो 105/4 प्लस 37/4 बराबर 142/4 बराबर 35.5। इसे आप लोग सॉल्व करिएगा, पहले सॉल्व करके फिर बताइएगा हमको आया है समझ में कि नहीं आया है। नहीं तो हम इसे फिर सॉल्व भी करेंगे आज, क्योंकि इसमें जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो लिख के बताने का कोई ऑप्शन नहीं रहता। लिख के बताने के लिए जैसे हम अपन नोट्स जो बनाए हैं उसमें बताएंगे तो क्या है कि उसको अलग से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। इसलिए जो तो अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं उसे अलग से रिकॉर्डिंग करूंगी, अगर समझ में आ जाएगा आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो कोई बात ही नहीं है। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5 यूनिट है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और द्रव्यमान और औसत द्रव्यमान 35.5 होगा। समस्थानिकों के अनुप्रयोग। कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्र में कर सकते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। देखिए ये बात आपको ये भी ध्यान में रखने वाली बात है और आपको ये तो नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए कि जैसे यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी या एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी 1 नंबर का क्वेश्चन किसी न किसी से पूछ लेगा कि कैंसर के उपचार में किसका यूज होता है, तो आप बताएंगे कोबाल्ट के। घेंघा रोग के इलाज में किसका समस्थानिक यूज होता था, आयोडीन के। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग बताइए, आप तो बताएंगे परमाणु भट्ठी में जो है एटॉमिक रिएक्टर में यूज होता है यूरेनियम का।
अब देखिए समभारिक क्या है, वो तो समस्थानिक हो गया जिसके परमाणु क्रमांक सेम और परमाणु भार अलग अलग है। अब समभारिक क्या कहलाता है, दो तत्वों जैसे कैल्शियम परमाणु का 20 और आर्गन परमाणु का 18 के बारे में। हाँ गाइस, यही हमारे ध्यान से निकल गया था उतनी टाइम की आर्गन भी है। तो आर्गन का देखिए परमाणु क्रमांक 18 अपन देखे थे ना, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 40 है। और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और परमाणु भार 40 है। इनके मतलब ये ऐसे हैं दो तत्व जिनके परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन परमाणु भार जो है तो सेम है, आर्गन का आपका और कैल्शियम का। इस प्रकार से दो तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए। परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है उन्हें क्या बोलेंगे, जिनके द्रव्यमान संख्या समान है उन्हें क्या बोलेंगे, समभारिक कहा जाता है। और उसे क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। जिनके परमाणु क्रमांक सेम है और परमाणु जो आपकी संख्याएं हैं तो क्या है, सेम है, लेकिन परमाणु भार क्या है, अलग अलग है, उन्हें क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे, जिसके परमाणु संख्या अलग अलग है, परमाणु भार सेम है। इसे मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि ये समभारिक और समस्थानिक दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का। आपने क्या सीखा, अभी हम लोगों ने पढ़ा तो क्या सीखा, थोड़ा देख लेते हैं ये भी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज जे थॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने की थी। जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में परमाणु केंद्रक की खोज की। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकी। फिर इसके बाद नील बोर आए और नील बोर के द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल अधिक सफल रहा, क्योंकि उन्होंने कक्षक के बारे में बताया किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2, 8, 18 के 32 के फॉर्म में। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित है। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। और जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की खोजा। इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणुक कण हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है तो आपका ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता, इसलिए उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुणा होता है, यानी कि आपका हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1/2000 गुना होता है इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। परमाणु के कक्षक में KLMN नाम दिया गया है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समभारिक वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। देखिए हम पहले ही ऊपर समझा चुके हैं अभी समस्थानिक और समभारिक आप लोगों को। तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए गाइज ये सभी क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चनों का आंसर अब बाद में कराऊंगा। आज आप लोगों का ये कंप्लीट हुआ और जो कुछ समझ में नहीं आए आप लोग पढ़िए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। और जो क्वेश्चन हो आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए। थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट डे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।